प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण सिद्धांत, उपागम या दृष्टिकोण का मॉडल। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को ठीक से यदि आपको समझना हो तो फिर निर्णय निर्माण सिद्धांत के मॉडल को समझना अति आवश्यक है। यह मॉडल देने वाले तीन विद्वान हैं, स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. बुर्क और बर्टन शेपिन। इसे बर्क भी कहा जाता है। तो स्नाइडर, बर्क और बर्टन, ठीक है बेटा, बर्टन शेपिन। तो ये इसे यहाँ मैंने लिखा है स्नाइडर त्रय भी कहा जाता है। त्रय मीन्स तीन, स्नाइडर त्रय का मॉडल भी कहा जाता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अभिनेता होते हैं, कर्ता होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्र राज्य होते हैं। तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता जो राष्ट्र राज्य होता है, उन राष्ट्र राज्यों के द्वारा किस रूप में निर्णय लिए जाते हैं और जो निर्णय की अभिव्यक्ति होती है वो विदेश नीति के रूप में होती है। किस में होती है बेटा? विदेश नीति के रूप में होती है। सामान्य रूप में कहा भी जाता है कि राष्ट्र राज्य के बीच में संबंधों और अंतःक्रियाओं की जो प्रक्रिया होती है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है और इसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में होती है। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति तय करते हैं। तो इस या उस प्रकार की विदेश नीति किसी भी राष्ट्र राज्य की क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया जाता है, यहाँ ये निर्णय निर्माण का सिद्धांत यही बात बतलाता है। अतः निर्णय निर्माण सिद्धांत के ऊपर मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 22 पार्ट 1, 2, 3। आज हम ले रहे हैं लेक्चर नंबर 22 पार्ट नंबर 4। मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत के ऊपर मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया, आज चौथा लेक्चर चल रहा है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं निर्णय निर्माण सिद्धांत को पूर्ण रूप में समझाना चाहूँ तो इसका कारण ये है क्योंकि स्नाइडर ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जितने भी आंशिक सिद्धांत हैं वो सभी आंशिक सिद्धांत या उपागम या दृष्टिकोण निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। इसलिए स्नाइडर ने निर्णय निर्माण सिद्धांत को एक व्यापक, एक विस्तृत उपागम के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने लास्ट में लिख भी दिया है, अन्य सिद्धांतों को इस उपागम में संयुक्त किया जा सकता है। स्नाइडर ने इसे पूर्ण एवं व्यापक उपागम के रूप में रखा है। मतलब स्नाइडर ने जो ये मॉडल दिया है, इसके अंतर्गत स्नाइडर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी अन्य आंशिक जो उपागम सिद्धांत है उन सबको संयुक्त कर लिया है। और ये बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है बेटा, उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? निर्णय की ही तो होती है। भाई सभी राष्ट्र राज्यों को किसी न किसी रूप में निर्णय तो लेना ही पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक्टर होता है, प्राथमिक अभिनेता होता है, कार्यकर्ता होता है, इकाई होता है और राष्ट्र राज्य होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रहित होता है और शक्ति साध्य और साधन होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साध्य और साधन शक्ति होता है। तो निश्चित रूप में जैसे मार्गेन था वो कहते हैं कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी शक्ति में वृद्धि का प्रयास करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति तय करते हैं। तो यहाँ तो हमें ये समझना है कि जो राष्ट्र राज्य उनके द्वारा निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, निर्णय की क्या प्रक्रिया है, इसको मैं इस मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा। तो बेटा ध्यान दें, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट्स ध्यान दें, यह मॉडल मैंने इसलिए तैयार किया है जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी निर्णय निर्माण सिद्धांत, इसको विनिश्चयन सिद्धांत भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये ध्यान रखना है आपको। इसको विनिश्चयन या विनिश्चय सिद्धांत भी कहते हैं, निर्णय निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है। कहीं एग्जाम पूछ लिया जाए कि विनिश्चय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तो आप कहें कि सर ने तो हमें निर्णय निर्माण सिद्धांत समझाए, विनिश्चय कहाँ से आएगा? तो बेटा इसको निर्णय निर्माण भी कहते हैं, विनिश्चयन भी कहते हैं, विनिश्चय भी कहते हैं और डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
तो अब मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इसको क्रमबद्ध रूप में समझाने का प्रयास करूँगा। इधर तो ये स्नाइडर, ब्रूक और बर्टन शेपिन का मॉडल हो गया, जिसे कि निर्णय निर्माण सिद्धांत का मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को देने वाले तीनों ही विद्वान हैं, ये मॉडल हो गया और यहाँ पर इस मॉडल की व्याख्या हो गई। ठीक है बेटा, अब समझिएगा। हाँ, यहाँ मैं सबसे पहले ये बात आपको जरूर बताना चाहूँगा कि बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो कार्यकर्ता होता है, अभिनेता होता है, वो राज्य होता है। ये ध्यान रखना आपको, राष्ट्र राज्य होता है। जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कर्ता के रूप में राज्य, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कर्ता कौन होता है? राष्ट्र राज्य होता है। जैसे भारत है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, दुनिया भर के राष्ट्र राज्य लगभग मैं आज कहूँगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 193 सदस्य संख्या है इसकी। तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, इकाई होती है, वो कौन होता है? राष्ट्र राज्य होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एक बात समझाता हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रूक, बर्टन शेपिन ने इस सिद्धांत का व्यवस्थित एवं तर्कसंगत अध्ययन किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये तीन विद्वान हैं, स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रूक और बर्टन शेपिन। इन्होंने इस सिद्धांत मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत का व्यवस्थित, सिस्टेमेटिक, व्यवस्थित एवं तर्कसंगत अध्ययन किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में किसी भी रूप में यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत का व्यवस्थित रूप में अध्ययन निम्न में से किस विद्वान ने किया, तो आपको इन तीनों विद्वानों का नाम याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ वास्तविक रूप में जो ये तीनों विद्वान हैं, इन्होंने जो निर्णय निर्माण सिद्धांत का अध्ययन किया है वो व्यवस्थित एवं तर्कसंगत रूप में किया है। अब जब ये अध्ययन व्यवस्थित एवं तर्कसंगत रूप में किया है, तो ऐसे अध्ययन का इन्होंने विश्लेषण रूपरेखा का जो शीर्षक रखा है, ऐसे अध्ययन का जो नाम रखा है, वो क्या रखा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विनिश्चयन उपागम। फिर से बोल रहा हूँ, शीर्षक क्या रखा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विनिश्चयन उपागम, ये इसका शीर्षक रखा है। मैंने नोट भी कर दिया, विश्लेषण रूपरेखा का शीर्षक। मतलब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण निर्णय निर्माण सिद्धांत के माध्यम से किया है और इसका जो शीर्षक रखा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विनिश्चयन उपागम नाम रखा है। क्या रखा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विनिश्चयन उपागम। ठीक है बेटा, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ ये बात सबसे पहले आप देखिएगा, ये तो मॉडल हो गया, लेकिन इसकी व्याख्या मैंने इधर की है। सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि स्नाइडर त्रय मीन्स ये तीन विद्वान हो गए हैं। स्नाइडर, इसको रिचर्ड स्नाइडर बोलते हैं, स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रूक और बर्टन शेपिन। स्नाइडर त्रय का मतलब तीन। स्नाइडर त्रय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शासनात्मक स्तर पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया मानते हैं। सबसे पहले तो नोट करना है कि ये तीनों ही विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शासनात्मक स्तर पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया मानते हैं। राष्ट्र राज्यों के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, उस अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का ही इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संबंध हैं, जो अंतःक्रियाएं होती हैं बेटा, उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। और इसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में होती है। किस में होती है? विदेश नीति के रूप में होती है। हालांकि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं कहला सकती, विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक भाग मात्र है। ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बता दी। पिछले मीन्स जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझा, उस समय बात आपको समझा दी थी बेटा। अब अगली जो बात आती है वो ये आती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण के दो तरीके हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि आपको वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना है, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण के दो तरीके। नंबर एक, अंतःक्रिया के वर्णन एवं मापन, अर्थात राष्ट्र राज्य के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, उस अंतःक्रिया का वर्णन एवं मापन किया जाए। क्या किया जाए? वर्णन एवं मापन किया जाए। दूसरा तरीका, नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन के अध्ययन द्वारा, मतलब नीति का निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है और उसके बाद में उस नीति के निर्माण के आधार पर किस तरह से निर्णय लिया जा रहा है और फिर उसकी क्रियान्विति किस रूप में की जा रही है, इसके अध्ययन के द्वारा निर्णय निर्माण का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है, या जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर
दो तरीके हो गए, दोनों तरीके नोट करेंगे बेटा। इसके बाद में मैंने अगली बात लिखी है 1 2 3। तीसरा नंबर पर है विनिश्चयन के 5 कारक घटक या प्रक्रियाएं काम करती है। विनिश्चयन मीन्स निर्णय निर्माण, इसको विनिश्चयन भी कह सकते हैं, निर्णय निर्माण भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय निर्माण सिद्धांत। बेटा विनिश्चयन के 5 कारक घटक या प्रक्रियाएं काम करती हैं, मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, अभिनेता राष्ट्र राज्य होते हैं, तो उन राष्ट्र राज्यों के द्वारा निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, निर्णय लेते समय किन किन तत्वों से, वो घटकों से वो प्रभावित होते हैं, इस बात का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। और वो जो 5 कारक हैं, घटक हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो 5 ये है A B F D तथा E। इधर आइएगा, ए में आएगा विनिश्चयन का आंतरिक परिवेश, मतलब यहाँ पर स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रुक और बर्टन शेपिन ने पर्यावरण के स्थान पर परिवेश शब्दावली का प्रयोग किया है, पर्यावरण के स्थान पर परिवेश शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इसका पहला घटक होगा विनिश्चयन का आंतरिक परिवेश, मतलब जो निर्णय लिया जा रहा है, निर्णय निर्माण है, विनिश्चयन है, डिसीजन मेकिंग है, उसका आंतरिक परिवेश, आंतरिक पर्यावरण। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि किसी भी राष्ट्र राज्य का आंतरिक परिवेश कैसा है, आंतरिक पर्यावरण कैसा है। उसके बाद में फिर है बी, इधर आइएगा, बी में लेंगे हम सामाजिक संरचना एवं व्यवहार। फिर है एफ में लेंगे विनिश्चयन का बाहरी परिवेश किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है विदेश नीति के संदर्भ में, तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से प्रभावित होता ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय संकटों से प्रभावित होता ही होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी है उससे प्रभावित होता ही होता है। तो तीसरा आ जाएगा विनिश्चयन का बाहरी परिवेश। फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर पर्यावरण के स्थान पर परिवेश शब्द का प्रयोग किया गया है, 3। इसके बाद डी के अंतर्गत यह आएगा विनिश्चयन प्रक्रिया एवं निश्चयकर्ता, मतलब इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाना है कि जो निर्णय लिया गया है, भाई किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाती है तो निर्णय तो लिया ही जाता है, तो उस निर्णय की क्या प्रक्रिया है और निर्णयकर्ता कौन है। अब जैसे आप देखेंगे किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत निर्णयकर्ता कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रिमंडल, ये सभी जो है विनिश्चयकर्ता के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ में मैं ये कहूँगा कि सरकारी अधिकारी तो आते ही आते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में गैर सरकारी व्यक्तियों का भी इसमें योगदान होता है जब जो है विदेश नीति के संदर्भ में निर्णय लिया जाता है, मतलब सरकारी हो और गैर सरकारी, इन सभी का किसी न किसी रूप में विनिश्चयन के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो डी के अंतर्गत आएगा विनिश्चयन प्रक्रिया एवं निश्चयकर्ता। इसके बाद में ई में क्या आएगा बेटा, ई के अंतर्गत आएगा क्रिया मीन्स जैसे ही किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है तो फिर उस निर्णय की क्रिया होती है। उस निर्णय की क्रिया कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ये कि विनिश्चयकर्ता चीन हो गया या पाकिस्तान हो गया, तो चीन और पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो वास्तविक रूप में भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया तो चीन और पाकिस्तान का निर्णय क्या था, भारत पर आक्रमण करना, और भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद में ये एक प्रकार से क्या हो गया, क्रिया होगी। अब ये क्रिया होगी तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, भारत ने फिर इसका जवाब दिया। तो इसका मतलब ये कि किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय दूसरे राष्ट्र राज्य के लिए इनपुट का काम करता है, आगत का काम करता है। और जिस राष्ट्र राज्य के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जैसे चीन और पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, तो ये आक्रमण करना चीन और पाकिस्तान के लिए क्या था बेटा, आउटपुट था, मतलब मैं ये कहूँगा कि निर्गत था। वो जो युद्ध का निर्णय लिया उन्होंने, आक्रमण किया, वो उनके लिए क्या था, चीन और पाकिस्तान के लिए क्या था, वो आउटपुट था, निर्गत था। और चीन और पाकिस्तान ने जो निर्णय लिया उनके लिए क्या था, फिर बोल रहा हूँ आउटपुट था, निर्गत था। अब वो आउटपुट है, वो निर्गत है, वो भारत के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो विनिश्चय करता होते हैं किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय की फिर क्या होती है बेटा, क्रिया होती है। तो वास्तविक रूप में ये विनिश्चय के 5 कारक हैं, ए, बी, एफ, डी और ई। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण के बजाय परिवेश, मतलब यहाँ पर स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रुक और बर्टन शेपिन ने पर्यावरण के स्थान पर परिवेश शब्द का प्रयोग किया है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा, उसके बाद में मैं इसको समझाऊंगा।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य के मध्य निरंतर क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया होती रहती है। अर्थात वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता, कार्यकर्ता, एक्टर कौन होता है? राष्ट्र राज्य होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यों के मध्य निरंतर क्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन, रिएक्शन, क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया होती रहती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्यों के बीच में क्रिया और प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया होती रहती है लगातार। किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय का प्रभाव दूसरे राष्ट्र राज्यों पर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया होती रहती है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यों के मध्य। समझना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य के मध्य निरंतर क्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन, रिएक्शन, क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया होती रहती है। ये क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया का जो समुच्चय होता है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। मैंने मार्टिन कैपलान का जो सिद्धांत आपको समझाया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उसके अंतर्गत ये संकेत किया था, यदि ध्यान हो तो। नेक्स्ट बात आती है, अतः अंतर्राष्ट्रीय क्रिया का अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया विश्लेषण आवश्यक मानते हैं। मतलब ये तीनों ही विद्वान अंतर्राष्ट्रीय क्रिया, एक्शन का अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर है, उसका विश्लेषण करना आवश्यक मानते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है, विनिश्चयन का विश्लेषण करने के लिए कर्ताओं, स्थितियों एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में निर्णय निर्माण सिद्धांत का यदि आपको विश्लेषण करना है तो इसके लिए कर्ताओं, कर्ता कौन होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य होते हैं, कर्ताओं, और उसके बाद में उन कर्ताओं की क्या स्थितियां हैं, राष्ट्र राज्यों की क्या स्थितियां हैं, स्थितियों एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन किया जाना चाहिए। अगला है, विनिश्चय को केंद्र मानकर। चूंकि यह निर्णय निर्माण सिद्धांत में विनिश्चय को, निर्णय को केंद्र माना गया है, तो विनिश्चय को केंद्र मानकर सभी संबद्ध कारकों को क्रिया, प्रतिक्रिया, वही बात आ गई, क्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन, रिएक्शन, क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया के प्रतिमान के भीतर जोड़ा गया है। इसमें मूल बात सिर्फ यही है कि किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है, तो जो निर्णय लिया जा रहा है वो निर्णय क्रिया है, और दूसरे राष्ट्र राज्य के द्वारा फिर उसकी जो है प्रतिक्रिया की जाएगी, तो क्रिया, प्रतिक्रिया, और इसी के साथ में राष्ट्र राज्यों के बीच में अंतःक्रिया भी होती रहती है। फिर अंत में मैंने लिखा है, अन्य सिद्धांत। अन्य सिद्धांत मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य जो सिद्धांत हैं, जैसे संचार का सिद्धांत है, खेल का सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सिद्धांत है, दुनिया भर के सिद्धांत हैं, जो कि मैं आगे एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो अन्य सिद्धांत को इस उपागम में संयुक्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ जो ये स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रूक और बर्टन शेपिन है, इनका कहना है, क्या कहना है कि अन्य सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्य जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को इस उपागम में संयुक्त किया जा सकता है। मतलब निर्णय निर्माण सिद्धांत या उपागम में उन सबको संयुक्त किया जा सकता है। इसलिए स्नाइडर ने इसे पूर्ण एवं व्यापक उपागम के रूप में रखा है। मतलब स्नाइडर ने इसे, अर्थात निर्णय निर्माण सिद्धांत को पूर्ण एवं व्यापक उपागम के रूप में रखा है। इनका कहना है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र रूप में, व्यापक रूप में, पूर्ण रूप में समझा जा सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलतः सभी राष्ट्र राज्यों को किसी न किसी रूप में निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं, और जिसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में होती है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब इस मॉडल को समझते हैं, ध्यान दें। अब इधर बेटा ABFDE ये 5 जो है विनिश्चय के कारक हो गए। निर्णय निर्माण के 5 घटक, कारक, तत्व हो गए। ठीक है, अब समझे। नंबर 1, सबसे पहले तो ये समझना है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब हम किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो वो जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय 2 प्रकार के परिवेश से प्रभावित होता है, जिसको कि पर्यावरण कहा जाता है, लेकिन यहाँ इस पर्यावरण को परिवेश की संज्ञा दी गई है। तो चाहे भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य हो, राष्ट्र राज्य मतलब जैसे अमेरिका, भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, चीन, रूस। अब वर्तमान समय में आप देख सकते हैं जैसे कि रूस और यूक्रेन में आपस में युद्ध चला हुआ है। किसी भी रूप में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान में तनातनी चली रहती है, भारत चीन में तनातनी चली रहती है। तो इसको आप इसके आधार पर समझ सकते हैं कि भाई किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया जाता है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, कौन से तत्व घटकों से प्रभावित करते हैं। इस मॉडल से ये समझ सकते हैं आप। ध्यान दें बेटा, मतलब कोई भी राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब निर्णय लेता है, तो चूंकि राष्ट्र राज्य निर्णय करता हो गया, क्या हो गया, मैंने यहाँ लिखा भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कर्ता के रूप में राज्य। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो कर्ता होता है, कार्यकर्ता होता है, कौन होता है बेटा, राष्ट्र राज्य है ना। जैसे भारत है, अमेरिका है, चीन है। ठीक है,
तो कोई भी राष्ट्र राज्य हो, जब वो विदेश नीति के संदर्भ में निर्णय लेता है, सबसे पहले तो ये समझे निर्णय किसको कहते हैं, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। तो सभी राष्ट्र राज्यों के सामने अनेकों समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के संदर्भ में अनेकों विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। सभी राष्ट्र राज्यों को किसी न किसी रूप में अनेकों विकल्पों में से एक का चयन करना ही पड़ता है, और एक का जो चयन किया जाता है वही निर्णय कहलाता है। तो कोई भी राष्ट्र राज्य जब निर्णय लेता है अपने राष्ट्र राज्य के संदर्भ में विदेश नीति के रूप में, तो वो आंतरिक परिवेश और बाहरी परिवेश से प्रभावित होता है। पहले तो ये नोट करेंगे, दोनों प्रकार के परिवेश से प्रभावित होता है राष्ट्र राज्य, विनिश्चयन का बाहरी परिवेश और विनिश्चयन का आंतरिक परिवेश। मतलब ये जो राष्ट्र राज्य है वो आंतरिक और बाहरी परिवेश से प्रभावित होगा। अब विनिश्चयन का आंतरिक परिवेश में क्या कहेगा जिससे राष्ट्र राज्य प्रभावित होता है, नंबर 1 अमानवीय पर्यावरण। मतलब इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधनों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। एक तो ऐसा राष्ट्र राज्य जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन है, एक ऐसा राष्ट्र राज्य है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन नहीं है। तो निश्चित रूप में जो विनिश्चय करता होता है, जो निर्णय लेने वाला होता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा है समाज, अर्थात वास्तविक रूप में आंतरिक परिवेश में समाज भी आएगा कि उस राष्ट्र राज्य का समाज किस प्रकार का है, समाज में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति कैसी है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा आता है इसमें मानवीय पर्यावरण, संस्कृति और जनसंख्या। निश्चित रूप में राष्ट्र राज्य के द्वारा जब विदेश नीति के रूप में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो आंतरिक परिवेश के रूप में वहाँ का जो मानवीय पर्यावरण है, अर्थात व्यक्ति साहसी हैं कि आलसी हैं, उसके बाद में उनकी संस्कृति कैसी है और जनसंख्या का स्तर कैसा है, ये सारी बातें राष्ट्र राज्य को प्रभावित करती हैं जब वह निर्णय लेता है, मतलब विदेश नीति के रूप में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ आप आएंगे कि जो राष्ट्र राज्य होता है वो वास्तविक रूप में बाहरी परिवेश से प्रभावित होता है। अर्थात जो विनिश्चयन है, विनिश्चयन का बाहरी परिवेश क्या क्या होगा जिससे राष्ट्र राज्य प्रभावित होगा, अमानवीय पर्यावरण। मतलब इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य से बाहर का जो परिवेश होता है, बाहर का अन्य राष्ट्र राज्यों का जो अमानवीय पर्यावरण होता है वो इसको प्रभावित करता है। अर्थात अन्य राष्ट्र राज्यों का जो भौतिक संसाधन होते हैं वो किसी न किसी रूप में जो है राष्ट्र राज्य के निर्णय को प्रभावित करते हैं। बी में है अन्य संस्कृतियां, अन्य राष्ट्र राज्यों की संस्कृतियां भी राष्ट्र राज्यों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तीसरा है अन्य समाज, मतलब जिस राष्ट्र राज्य के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है विदेश नीति के संदर्भ में, जैसे भारत के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है तो निश्चित रूप में अन्य समाजों से भी वो प्रभावित होगा। चौथा है राज्यों की तरह कार्यरत संगठित समाज। क्या राज्यों की तरह कार्यरत संगठित समाज, मतलब राज्यों की तरह कार्यरत जो है अनेक संगठित समाज होते हैं दुनिया के अंतर्गत, तो वो भी किसी न किसी रूप में राष्ट्र राज्य के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं विदेश नीति के रूप में उसको प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ में जो शासनिक कार्य होते हैं अन्य राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में तो वो भी राष्ट्र राज्य को प्रभावित करते हैं। तो ये होगा विनिश्चयन का बाहरी परिवेश। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी राष्ट्र राज्य के द्वारा यदि निर्णय लिया जाता है तो वह दो प्रकार के परिवेश से प्रभावित होता है, बाहरी परिवेश और आंतरिक परिवेश। तो बाहरी परिवेश में क्या क्या आ गया मैंने बता दिया, आंतरिक परिवेश में क्या क्या आ गया ये मैंने बता दिया है। अब ये जो मैंने रेखाएं डाल रखी ये भी मैं समझाऊंगा। अब इधर आइएगा बी के अंतर्गत मैंने लिखा सामाजिक संरचना एवं व्यवहार। मतलब वास्तविक रूप में जो सामाजिक संरचना एवं व्यवहार होती है वो सामाजिक संरचना एवं व्यवहार सबसे पहले तो आंतरिक परिवेश को प्रभावित करता है, और आंतरिक परिवेश जो होता है किसी भी राष्ट्र राज्य का वो सामाजिक संरचना एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब सामाजिक संरचना और व्यवहार ये आंतरिक परिवेश होता है, ये इसको प्रभावित करता है, और जो ये आंतरिक परिवेश होता है वो सामाजिक संरचना एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब ये इसको प्रभावित करते हैं और ये इसको प्रभावित करते हैं। इसलिए मैंने नोट किया है इधर इस तीर के निशान का मतलब होता है कि विनिश्चयन का आंतरिक परिवेश सामाजिक संरचना एवं व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, और इसका मतलब है कि सामाजिक संरचना एवं व्यवहार विनिश्चयन का जो आंतरिक परिवेश होता है उसको ही प्रभावित कर रहे हैं सारी बातें। ठीक है बेटा, समझें। सामाजिक संरचना व्यवहार में क्या कहेगा, नंबर 1 प्रमुख सामान्य मूल्य। मतलब किसी भी समाज के प्रमुख सामान्य मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, तो उसके जो मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं। वैल्यू मतलब मूल्य किसे कहते हैं, व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं उसे मूल्य कहते हैं। तो व्यक्तियों की आकांक्षाएं जो होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं वो निश्चित रूप में आंतरिक परिवेश को प्रभावित करती हैं। उसके बाद दूसरा प्रमुख संस्थागत
या प्रमुख संस्थात्मक प्रतिमान। प्रमुख संस्थात्मक प्रतिमान, वास्तविक रूप में जो संस्थात्मक प्रतिमान होते हैं वो भी आंतरिक परिवेश को प्रभावित करते हैं। तीसरा है सामाजिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो भी इसको प्रभावित करती हैं। चौथा है व्यक्ति कार्यों में भिन्नता एवं विशेषीकरण, ये भी इसको प्रभावित करता है। और विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं, समूह का प्रकार एवं कार्य भी जो है आंतरिक परिवेश को प्रभावित करते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और छठा है संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं। संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं भी जो है आंतरिक परिवेश को प्रभावित करते हैं। मतलब विनिश्चयन का जो आंतरिक परिवेश होता है उसको संबद्ध सामाजिक प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं। और संबद्ध सामाजिक प्रक्रिया में तीन बातें आती हैं। ए जनमत निर्माण, दूसरा है वयस्क समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण शब्द समाजशास्त्र से लिया गया है। समाजशास्त्र में समाजीकरण का अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया। और जब इसे राजनीति में लागू करेंगे तो ये कहा जाएगा कि राजनीति के बारे में जो कुछ भी सीखा जाता है उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। इसके बाद तीसरा है राजनीतिक, मतलब वास्तविक रूप में जो तीनों प्रक्रियाएं, ये तीनों प्रक्रियाएं विनिश्चयन का जो आंतरिक परिवेश होता है उसको प्रभावित करते हैं। और विनिश्चयन का जो आंतरिक परिवेश होता है वो सामाजिक संरचना व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इन तीर के निशानों का भावार्थ ये हो गया। आप बेटा इधर आइएगा, यहाँ ये जो तीर का निशान मैंने दिया इसका मतलब ये है कि विनिश्चयन का जो आंतरिक परिवेश होता है वो विनिश्चयन के बाहरी परिवेश को प्रभावित करता है। और विनिश्चयन का बाहरी परिवेश है वो आंतरिक परिवेश को प्रभावित करता है। मतलब दोनों ही परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तीर के निशान का भावार्थ ये दोनों तरफ मैंने यहाँ पर जो है ये निशान दे दिए। मतलब ये इसको प्रभावित करता है और ये इसको प्रभावित करता है। अब इधर आइए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये आ रहा है इसके निशान का मतलब क्या है, ये तीर का निशान जो मैंने दिया है एक तरफा है ये। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो विनिश्चयन का बाहरी परिवेश है, ये विनिश्चयन का जो बाहरी परिवेश है वह वास्तविक रूप में विनिश्चयन प्रक्रिया एवं विनिश्चयकर्ता, निर्णय लेने वाला जो होता है, निर्णय लेने वाला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य ही तो होता है। तो विनिश्चयन प्रक्रिया एवं विनिश्चयकर्ता को ये जो विनिश्चयन का बाहरी परिवेश है वो प्रभावित करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में जो विनिश्चयन प्रक्रिया एवं विनिश्चयकर्ता है इसको सामाजिक संरचना एवं व्यवहार भी प्रभावित करते हैं। और सामाजिक संरचना एवं व्यवहार को विनिश्चयन प्रक्रिया एवं विनिश्चयकर्ता भी प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ तीर का निशान मैंने दो तरफा दिखाया, मतलब ये इसको प्रभावित करते हैं और ये इसको प्रभावित करते हैं। अब इधर आइए, इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। अब ये एक तरफा है, इधर से इधर जाएंगे। मतलब वास्तविक रूप में जो विनिश्चयन प्रक्रिया में विनिश्चय करता है, राष्ट्र राज्य करता होता है, निर्णय लेने वाला होता है। तो उसके द्वारा कोई भी जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय की क्या होती है, क्रिया होती है। अब उस निर्णय की जो क्रिया होती है तो इसका मतलब यह है कि विनिश्चयकर्ता के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसकी अभिव्यक्ति क्रिया के रूप में होती है। और जो ये क्रिया के रूप में होती है तो जो ये क्रिया होती है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वास्तविक रूप में वो भी विनिश्चयकर्ता को प्रभावित करती है। जैसे मैंने कहा ना, भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो उनका जो आक्रमण करना था उनके लिए आउटपुट था, लेकिन भारत के लिए इनपुट हो गया। वो क्या होगा, इनपुट हो गया। तो डेफिनेटली जो क्रिया है वो क्रिया विनिश्चयकर्ता को प्रभावित करती है। तो इसका मतलब विनिश्चयकर्ता क्रिया, विनिश्चय करता है वो जो निर्णय ले रहा है ये क्रिया है, लेकिन ये क्रिया विनिश्चयकर्ता को प्रभावित करती है। ये मैंने दो तरफा दिखा दिया है। और फिर इसके माध्यम से जो क्रिया होती है, मतलब जो भी विनिश्चय करता है उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया है, अब जो ये क्रिया है तो क्रिया होती है जो वो वास्तविक रूप में विनिश्चय का जो बाहरी परिवेश होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है बेटा, तो ये जो क्रिया है, अब इधर आप आ रहे हैं तो जो क्रिया होती है ये क्रिया मतलब विनिश्चयकर्ता के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है जिसे कि एक्शन क्रिया कहा जाता है। तो ये जो क्रिया होती है वो क्रिया सामाजिक संरचना में व्यवहार को भी प्रभावित करती है। तो कहने का भावार्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया जाता है, इसको प्रभावित करने वाले वास्तविक रूप में 5 घटक होते हैं। क्या होते हैं, 5 घटक होते हैं। इन 5 घटक, इन 5 यहाँ मैंने लिख भी दिया है, इन 5 घटक, 5 कारक और प्रक्रियाओं का आपको समझना अति आवश्यक है। यदि ये 5 घटक समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप किसी भी देश की विदेश नीति को आसानी से समझ सकते हैं और ये पहले अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा इन परिस्थितियों में किस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। निश्चित रूप में ये बात बताई जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्नाइडर, एस.डब्ल्यू. बुर्क और बर्टन शेप ने स्पष्ट रूप में कह दिया है, क्या कह दिया है, कि वास्तविक रूप में इस सिद्धांत का व्यवस्थित एवं तर्कसंगत अध्ययन किया है। मतलब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो अध्ययन किया वो काल्पनिक रूप में नहीं किया है, अनुभविक रूप में किया है, व्यवस्थित रूप में किया है,
तर्कसंगत रूप में किया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सके और उस सामान्य सिद्धांत के आधार पर राष्ट्र राज्यों के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। ये स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. बुरुक और बर्टन शेपिन का शौपन है। और ये भी निश्चित है, ये भी तय है कि वैसे तो खैर समय की कोख में है, क्या कह सकते हैं हम, लेकिन ये भी निश्चित है यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई सामान्य सिद्धांत बनेगा भी तो उस सामान्य सिद्धांत का निर्माण स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. बुरुक और बर्टन शेपिन के निर्णय निर्माण सिद्धांत के आधार पर ही बनेगा। ये भी पूर्णतः सत्य है, तो आपको ध्यान रखना है। ये हो गया निर्णय निर्माण सिद्धांत का मॉडल, जो कि ये स्नाइडर त्रय मॉडल भी कहलाता है। नोट करें बेटा, स्नाइडर त्रय मॉडल भी कहलाता है। मतलब स्नाइडर त्रय किसको कहते हैं कि तीनों विद्वानों के नाम आएंगे इसमें, स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. बुरुक और बर्टन शेपिन, इसलिए इसको स्नाइडर त्रय कहा जाता है। मतलब ये जो मॉडल दिया है ये तीनों विद्वानों ने दिया है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो स्नाइडर त्रय मॉडल है वो स्पष्ट कीजिए, तो आप ये मॉडल समझा सकते हैं। और ये मॉडल यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मैंने अक्सर देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विद्यार्थी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो विद्यार्थी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि स्नातक स्तर पर चलता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर पेपर चलता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि जो मूल सिद्धांत होते हैं उनको तो समझते नहीं है, टीचर भी उन सिद्धांतों को नहीं समझाते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो तो सबसे पहले आप उपागम सिद्धांतों को समझिएगा, और जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष समझ जाएंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकती है। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो मॉडल दिया है स्नाइडर ने, एच.डब्ल्यू. बुरुक ने और बर्टन शेपिन ने, इसको आप ठीक से समझ गए होंगे। इसे स्नाइडर त्रय का मॉडल भी कहा जाता है। क्या बेटा? इसे स्नाइडर त्रय का मॉडल भी या प्रतिमान भी कहा जाता है। स्नाइडर त्रय का प्रतिमान या स्नाइडर त्रय का मॉडल भी कहा जाता है। तो आपको इससे भ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है आप निर्णय निर्माण सिद्धांत के इस मॉडल को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।